एनडीए सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे के बाद मोदी कैबिनेट का वर्क मोड ऑन। अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल सहित तमाम मंत्रियों ने संभाला पदभार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री का आह्वान। नियमित योग के जरिए स्वस्थ जीवन जीने की दी प्रेरणा। प्रदेश में भी अधिकारियों, कर्मचारियों सहित आमजन को योग के लिए किया जा रहा है प्रेरित। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था गठबंधन। और प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश में स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा के सभी मापदंड सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के मंत्रियों को विभाग वितरित कर दिए गए हैं और नए मंत्रियों द्वारा अपने अपने विभागों का पदभार संभाला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय और सहकारिता विभाग दिया गया है और उन्होंने आज अपने विभाग का पदभार संभाल लिया है। अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल लिया है। केंद्रीय विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर ने अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच और कार्यशैली से भारत के रिश्ते दूसरे देशों से साथ मजबूत हुए हैं। Satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services. In terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries. अश्विनी वैष्णव ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय व रेल विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर लाया है और देश के लोगों ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कैबिनेट में अपनी जगह बनाई है और उन्हें केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व शहरी एवं विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। उन्होंने आज अपने विभागों का पदभार संभाल लिया। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने सहकारिता राज्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पदभार संभाला गया है। उन्होंने विभाग की जिम्मेवारी संभालते हुए प्रधानमंत्री मोदी का फिर से उनमें विश्वास जताने के लिए धन्यवाद किया और देश के लोगों से एक वृक्ष मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। वह आगे भी तेज गति से कार्य किया जाएगा। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।
इस अवसर पर मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और जाधव प्रताप राव गणपत राव भी मौजूद रहे। हरदीप सिंह पुरी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय का और गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्री का कार्यभार संभालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विभाग में क्रांति देखी गई है और वो प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय, जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। अर्जुन राम मेघवाल ने कानून और न्याय मंत्रालय, जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमशील मंत्रालय व डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। अन्य केंद्रीय मंत्रियों की ओर से भी अपने अपने विभागों के पदभार संभाले जा रहे हैं और एनडीए सरकार की तीसरी केंद्रीय कैबिनेट पूरे वर्क मोड में दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नवगठित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार 2015 से पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान कर रही है। योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख आवास पूर्ण किए गए हैं। इसके तहत निर्मित सभी घरों को घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश में बड़ा उत्साह है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग एक शाश्वत अभ्यास है जो एकता और सद्भाव की प्रेरणा देता है। उन्होंने विविध संस्कृतियों और क्षेत्रों को जोड़ने की उल्लेखनीय क्षमता पर प्रकाश डाला और कहा कि योग ने समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। उन्होंने कहा कि हर किसी को योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और दूसरों को भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग शांति और धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये वीडियो लोगों को योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, एनसीसी कैडेट, स्काउट कैडेट के साथ साथ आमजन को योग का प्रशिक्षण दिया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर संजीव तोमर ने बताया कि 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में सभी को योग के महत्व के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि 21 जून को होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए पायलट रिहर्सल का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 19 जून को जिला स्तर पर योग मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं योगाचार्य गुरमेश ने बताया कि योग शिविर का उद्देश्य घर घर तक योग को पहुंचाना, जीवन को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हर रोज योग करें। है वैसे तो 21 जून की तरह ही होता है, लेकिन उसमें बस एक चीज एडिशनल है कि हम लोग मैराथन कराते हैं इसमें लगभग 2 किलोमीटर की। तो मैराथन के बाद फिर वो पायलट रिहर्सल कंप्लीट हो जाता है। योग एक ऐसी चीज है बिना दवाई के स्वस्थ रखने की केवल हमारे पास एक ही चीज है, योगा। अगर हम योगा से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो शायद हमें दवाई की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। तो यही उसका है पूरा मोटिव। ये योग शिविर है जिसमें अधिकारीगण, पीटीआई, डीपीए और सरकारी कर्मचारी सबका मिला करके ये एक योग शिविर था। इसमें यही उद्देश्य है कि हम सबका यह प्रयास घर घर में हो, योग अभ्यास का संदेश देते हुए हम सब स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें और साथ साथ हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी इस जीवन को अच्छा सुंदर बनाने के लिए हम सब योग करें, जिससे कि हमारा चारित्रिक जीवन बढ़िया बने और सुंदर और स्वास्थ्य अति उत्तम बने। स्थानीय निवासियों ने कहा कि योग शिविर में आकर प्राणायाम सहित सभी आसन किए हैं। योग करने से वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव कर प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग से बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। डेली अपना योग, प्राणायाम, आसन सभी करती हूँ, जिससे मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे कहीं परेशानी नहीं होती। जिन लोगों को बैक में दर्द रहता है, कमर में रहता है, सर्वाइकल रहता है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी डेली रूटीन के कामों को थोड़ा गैप लगाकर आसनों को अपनी डेली रूटीन में लाएं। आज योग क्लास में सर हमें हर तरीके के योग के बारे में हमें ज्ञान दिया गया योग गुरुजी द्वारा, और हमें बहुत ही अच्छा लगा आज यहाँ के। और हम कोशिश करेंगे हम लगातार यहाँ आएँ। जो 3 दिन का योग शिविर है, और हम अपने घर में भी जाके अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी इसके बारे में बताएंगे, जिससे उनका भी स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश की सभी सड़कों का 31 अगस्त तक सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही टेंडर प्रक्रिया की अवधि को भी 7 दिन करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह कल करनाल में अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित विकास कार्यों और योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही अधिकारी अपने अपने कार्यालयों के साथ साथ समाधान शिविरों में लोगों की समस्याओं और छोटे छोटे कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारियों को प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने पीपीपी, प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, बिजली विभाग तथा पुलिस विभाग से संबंधित तमाम समस्याओं पर विशेष फोकस देकर समाधान करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष होने के तुरंत बाद अधिकारी पात्र व्यक्ति की आयु को सत्यापित करें और पेंशन बनाने का काम करें। इसी तरह बीपीएल कार्ड, पीपीपी की आय सत्यापित करने पर विशेष फोकस रखें और एलडीएम बैंक से संबंधित समस्या को भी तुरंत दूर करवाएं। उन्होंने तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को आदेश दिए कि टोकन लगाने के बाद व्यक्ति की रजिस्ट्री कार्य पूरा करवाना सुनिश्चित करें। तुरंत अधिकारी उसको सुन करके उसका समाधान करें, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे उपायुक्त महोदय सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक वो सचिवालय के अंदर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जितनी भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान होगा, और अगर कोई ऐसी समस्या है कि यहाँ उस समस्या का समाधान नहीं है तो ऊपर बताने का काम करेंगे। ऊपर फिर उसको देख करके उसका समाधान करेंगे। चाहे वो एनडीसी की समस्या है, या वो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, या कोई रजिस्ट्री की समस्या है, या किसी के कोई और एचएसवीपी से संबंधित समस्या है, या बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है, तो उसको, क्योंकि अगर इस प्रकार की समस्या है तो बिजली विभाग के अधिकारी तुरंत उसको दुरुस्त करेंगे।
और बाकी डीसी साहब उसको सुन करके समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस व विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को गुमराह करने की काम किया है। अब प्रदेश के लोग कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे। देश के अंदर एक इस प्रकार का भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं, परंतु देश के लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे को देख चुके हैं और अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल करके ये नींव खड़ी की है, ये ढह जाएगी। इस नींव के अंदर कोई भी नीचे मजबूती नहीं है। ये कांग्रेस की नींव जो खड़ी हुई है, गठबंधन गठबंधन की खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है और ये ढह जाएगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर अल्पमत में होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत सरकार से बचने के लिए प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आप पार्टी के साथ प्रदेश में कांग्रेस का गठबंधन इंडिया अलायंस के तहत लोकसभा चुनाव में हुआ था। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का वोट प्रतिशत कम हुआ है और कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत हर संसदीय क्षेत्र में बढ़ा है। देखिए, जहां तक आम आदमी का और हमारा अलायंस का सवाल है, वो नेशनल लेवल पे अलायंस था हमारा, स्टेट लेवल पे कोई अलायंस नहीं है। अकेले ही लड़ेंगे। हमारा इंक्रीज आया है। अम्बाला में 18% बढ़े हैं, माइनस बीजेपी हुए -11, और भिवानी में 21% बढ़े हैं, फरीदाबाद में 20.3% बढ़े हैं, गुड़गांव में 11.6, हिसार में 33% बढ़े हैं, करनाल में 18, कुरुक्षेत्र में 17.9, रोहतक में 16.4, सिरसा में 24.7, सोनीपत में 11.4। ये हमारा इंक्रीज हुआ है। इस अवसर पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश के परिणामों के बाद भाजपा चिंतित है। भाजपा बार बार पन्ना प्रमुख की बात कर रही है, पर प्रदेश में जनता ने इन्हें जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के बारे में जैसे लोकसभा चुनाव में लोगों तक जानकारी दी गई, उसी तरह विधानसभा चुनावों के समय भी कार्य किया जाएगा। 16 जून को सबसे पहला कार्यकर्ता सम्मेलन करनाल से शुरू किया जाएगा। कल चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई, जिसमें चुनावों को लेकर मंथन किया गया। अभी हमने सभी जो जिलों में हमने कार्यक्रम रखा है, सभी कार्यकर्ता सम्मेलन करने का, और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद में फिर हम विधानसभा स्तर पर जाएंगे। तो जो भी हमने कार्यक्रम तय किए हैं, हमने 16 तारीख को संडे को सबसे पहला प्रोग्राम 11 बजे हमारा करनाल में है और 3 बजे हमारा कुरुक्षेत्र में। 21 जून को सोनीपत में 11 बजे और पानीपत में 3 बजे। 22 जून को जींद में 11 बजे, कैथल में 3 बजे। 23 जून को अंबाला में 11 बजे, यमुनानगर में 2 बजे और पंचकुला में 4 बजे। 28 जून को फरीदाबाद में 11 बजे, पलवल में 3 बजे। 29 जून को दादरी में 11 बजे, भिवानी में 3 बजे। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में बॉयलर समेत अन्य उपकरणों के सुरक्षा मानदंडों को गंभीरता से सुनिश्चित किया जाए, ताकि जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। इसके लिए उद्योग और श्रम विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर सुरक्षा मानदंडों की निगरानी करेंगे। उन्होंने आज चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और हरियाणा राज्य प्रौद्योगिक एवं संरचना विभाग निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, यमुनानगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में तुरंत सुरक्षा मानदंडों की निगरानी करें। साथ ही अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों को कार्य अनुकूल वातावरण मिले। उद्योग मंत्री ने HSIIDC के
अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों जैसे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था इत्यादि को दुरुस्त रखा जाए और नए कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि नए उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि उद्योग लगाने के लिए जो भी परमिशन की आवश्यकता हो वो तय समयावधि में प्रदान की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन के कार्य को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में सरकार द्वारा बनाई गई बेहतर पॉलिसी के कारण हरियाणा में पिछले 5 सालों के दौरान लगभग 22 मेगा प्रोजेक्ट स्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल संभालते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त जारी की, जिसको लेकर प्रदेश के लाभार्थी किसानों में खुशी का माहौल है। योजना के तहत देश के 9 करोड़ के लगभग किसान सीधे रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके खातों में 3 किश्तों में पहुंचाई जाती है। भिवानी जिले के लाभार्थी किसानों ने बताया कि उन्हें योजना के तहत खातों में पैसे मिल चुके हैं। अब वे इन पैसों से अपनी खाद, बीज व घर के अन्य खर्चों में प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में सबसे पहला कार्य उनकी 17वीं किश्त को जारी करके शुरू किया। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री किसानों को प्राथमिकता देते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना से किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। किसान इसके लिए किस्त आगी से और हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। खर्च में सारा लग गए इसे जमींदार ने 8,000 रुपये 6,000 रुपये मिल जाए तो उसमें सारे का तो बहुत घना वो हो जाए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने हमारे खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपये की 17वीं किस्त डाल दी। अब उससे हमें बहुत आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि अब हम अपने खेतों में खरीफ की फसलों की बिजाई की तैयारी करने लग रहे हैं। बीज, खाद, दवाई, पानी के लिए हमें पैसों की जरूरत थी, अब उन्होंने किस्त डाल दी। अब इससे बहुत हमें राहत मिलेगी। हम पीएम नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी ने जो 17वीं किस्त डाली है, इसमें हमने बहुत राहत मिली है, क्योंकि जो इलेक्शन हो गया, दोबारा से तीसरी बार सरकार बनी है, तो किस्त जो है ये जो लगातार 2,000 की थी, लगातार जारी है। और ये 17वीं किस्त देके ने इसने बहुत ही किसानों का मान सम्मान कराया है, ताकि इससे हमारे बहुत फायदा भी होया है। क्योंकि छोटी मोटी जो खर्चे थे खेती बाड़ी के, उससे बीज है, खाद है, वो दिया हाँ टाइम पे, और जो हम भी खेती कर रहे हैं, तो हम सरकार का बड़ा धन्यवाद करा। हम नरेंद्र भाई मोदी जी का हम आभार व्यक्त करें। उधर कैथल जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त मिलने पर खुशी जताई। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितैषी हैं। उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले देश के किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की है। इन पैसों से उन्हें दवाई, बीज व खाद खरीदने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कई लाभकारी योजनाएं शुरू करके किसानों को सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उनको आर्थिक सक्षम और खुशहाल देखना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें किस्त मिलती है 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं, किसानों के लिए ये बहुत प्रोत्साहित जो है ये कदम है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और देश की जनता ने एक बार दोबारा उन्हें चुना है, और वो समय समय पर हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सभी वर्गों के लिए काम करने हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। मैं किसान हूँ और प्रधानमंत्री जी ने कल सारा भारत में जो किसान निधि के तौर पे 17वीं किस्त भी दी है। किसानों में खुशी की लहर है। जब किसान के खाते में 2,000 रुपये आते हैं, किसानों को बड़ी खुशी मिलती है और किसान उस 2,000 रुपये से अपना बहुत काम करते हैं। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है किसानों के प्रति, वो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सोच है। बड़ा लाभ होगा किसानों को, और किसानों को बहुत ही अच्छी खुशी की बात है जो प्रधानमंत्री ने किस्त डाल दी है। बहुत ही अच्छी योजना है ये प्रधानमंत्री की, और इसको किसानों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा हुआ होगा देश में। और किसान हूँ
कल प्रधानमंत्री ने 17वीं किस्त जो डाली है, इससे सभी किसान बड़े खुश हैं और सभी प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीद रखते हैं आगे भी। तो प्रधानमंत्री की शुरू से सोच ऐसी है कि किसान खुशहाल हो और तरक्की करे, आमदन दुगनी तिगनी चौगनी भी हो। किसान पर बड़ा मेहरबान है हमारे प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक 2024 के बाद मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले को एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़कर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। परीक्षा में कदाचार और धोखाधड़ी की शीघ्र और गहन जांच करने के लिए छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें परीक्षा के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कल हिसार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने के लिए उनके बीच पहुंचा हूं। लोकसभा चुनाव में उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिला है। भाजपा को लेकर जनता के मन में आज भी विश्वास है। बड़े नेताओं की बैठक में नहीं पहुंचने पर उन्होंने कहा कि निमंत्रण सभी को भेजा गया था, परंतु कोई आना चाहे या नहीं, ये उनकी इच्छा है। चुनाव में पार्टी के नेताओं द्वारा सहयोग नहीं किए जाने पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने सहयोग नहीं किया उनके बारे में हाईकमान को लिख के भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव रानिया से लड़ूंगा और जीत निश्चित होगी। लोगों ने बहुत साथ दिया। हमारा चुनाव कोई हारने का नहीं था, बहुत बढ़िया वोट मिले। कोई बात नहीं, नंबर कम ज़्यादा होने से हार जीत हो जाती है। वो सबका लिख के भेज रहा हूँ मैं, इन्वर्टेड कॉमा में। सब जिन्होंने जो करा है मैं पार्टी हाईकमांड से कहूँगा, बाहर कुछ नहीं कहूँगा और सब उनके नोटिस में लाऊंगा। विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मेरी सीट निकलनी पक्की है। मैंने ये कहा था। 9 में तो अलग दिक्कत होती है, वो तो मेरे हाथ होगी, मैं जीतूंगा, ये कहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर आज से प्रदेश में अनीमिया मुक्त अभियान की शुरुआत हुई। रोहतक के नागरिक अस्पताल में अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने इसकी शुरुआत की। 100 दिन तक चलने वाले इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न टीमों का गठन कर लोगों को स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। रोहतक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल बिरला ने बताया कि अनीमिया मुक्त हरियाणा के तहत अभियान के दौरान प्रयास रहेगा कि रोहतक जिला की करीब 12 लाख की आबादी में से कम 50% आबादी की स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने बताया कि सामान्य, मध्यम व गंभीर एनीमिया के रोगियों की श्रेणी बनाई गई है। सामान्य मरीजों को पहले की तरह प्राथमिक स्तर पर आयरन की दवा दी जाएगी। वहीं गंभीर एनीमिया रोगियों को दवाएं देने के साथ जब तक वे ठीक नहीं होते तब तक इनकी मॉनिटरिंग कर फीडबैक भी लिया जाएगा। अब जो हमारा 100 डेज का जो प्रोग्राम चलेगा, इसके अंदर हमारी जो पॉपुलेशन होगी स्पेशल, जैसे कि हमारी रोहतक की अप्रोक्सीमेटली 12 लाख के आसपास की जो पॉपुलेशन है, तो जो मेन मोटिव है, जो मेन हमारा जो मकसद होगा कि एटलीस्ट हमारी कम से कम भी 50% पॉपुलेशन हम स्क्रीन कर सकें। और स्क्रीन करने के बाद जो भी एनीमिक पाता है उसको हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट एट द स्पॉट दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो ये इसको हम मास लेवल पे इसको कैंपेन किया है, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी आशा वर्कर है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जैसे पंचायती राज है, सबके सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके सहयोग से हम प्रोग्राम को अच्छी तरह से सक्सेस कर पाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि एनीमिया मुक्त अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आशा वर्कर्स व आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी जोड़ा गया है। हर गांव और हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे एक बार एनीमिया की जांच जरूर करवाएं। उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी ग्राउंड वर्कर्स हैं, चाहे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, उन सभी की हम अनीमिया रिलेटेड ट्रेनिंग करें। उसके बाद हमारे हर गांव में, हर वार्ड में कैंप्स लगाए जाएंगे जिसमें मास लेवल पे हम अनीमिया स्क्रीनिंग करेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल में भी इसी तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, बच्चियां एंड इवन पुरुष भी जिनको लगता है कि उनमें खून की कमी है या कोई दिक्कत है, वो ज़रूर आएँ अपना स्क्रीनिंग करवाने। एंड इनफैक्ट हम हर बच्ची, हर महिला से अपील करते हैं, चाहे उन्हें लगे या ना लगे, एक बार वो ज़रूर इन स्टॉल्स पर आकर अपनी अनीमिया की चेकिंग कराएं,
ताकि स्क्रीनिंग से हमें यह पता चल पाए कि किन महिलाओं को, किन बच्चियों को और किन पुरुषों को इंटरवेंशन की ज़रूरत है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।